नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है विषय में। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 4। ये चैप्टर इतना कोई ख़ास है नहीं क्योंकि बहुत छोटी छोटी जानकारी है, तो इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मटेरियल्स, इसमें मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे हम। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स तो जनरली सब जानते हैं, बट थियोरेटिकली हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या है। जैसे कि हमने आयरन के बारे में सुना है, एल्यूमिनियम के बारे में सुना है और कुछ अलग मटेरियल। ये एक्टिविटी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक लोहार की बात की हुई है कि लोहार क्या करता है। लोहार पीट पीट के लोहे को शेप देता है अलग अलग शेप में, जैसे कि कोई कुल्हाड़ी है या फिर शॉल है, स्पेड है, इस तरीके के कुछ औजार बनाता है ठोक के पीट के। जैसे अब जिस तरीके से लोहार है उसको आयरन को पीट पीट के औजार बनाता है, उसी तरीके से हम जैसे अगर एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिल्वर फॉयल का एग्जांपल जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल होता है जिसमें हम लंच अपना लपेट के ले जाते हैं तो वो गर्म रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो शेप बदलने की, हम से पीट पीट के किसी भी शेप में ला सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मेलेबिलिटी कहलाती है। अब ये जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की ही होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि कोल है या फिर किसी भी तरीके का जो नॉन मेटल होगा वो फ्लफ़ी सा होता है, वो टूट जाता है। जैसे पेंसिल की लीड हो गई और कोल हो गया, ये टूट जाता है अगर हम इसे ज़्यादा पीटेंगे तोड़ेंगे तो। थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे बिजली के कंडक्टर होते हैं, उनसे बिजली प्रवाहित होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज उनके अराउंड मूव करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको फ्लो को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो अच्छी हीट के भी कंडक्टर होते हैं। तो हम देखेंगे कि पैन जो होता है, तवा जो होता है, जैसे गोल सा तवा है, तो इसकी जो हैंडल होती है वो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। तो ये जो लकड़ी और प्लास्टिक है बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं हीट के, तो अगर हम यहाँ छुएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरा जो तवा है ये मेटल का होता है, तो ये हीट को अच्छे से कंडक्ट कराता है। तो गैस का अगर हम थोड़ी सी भी आंच यहाँ देते हैं तो पूरे तवा गर्म हो जाता है। ये जो छोटी सी छोटी चीज़ें, ये जैसे एक एग्जांपल है कैसे एक कंडक्टिंग वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। एक नेल का एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी मेटल का है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को सपोर्ट करता है। जिस तरीके से हम मेटल को पीट पीट के किसी भी शेप में ले आते हैं, उसी तरीके से अगर मेटल को हम एक लंबा खींच के एक वायर के शेप में ले आएँ तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिबिलिटी, डक्टिलिटी। बस कीवर्ड्स देखते चलते हैं, ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम देखें जो हमारे कप होते हैं, जो मेटल के कप होते हैं, कटोरे होते हैं या फिर ग्लास हो गए, ये एक्चुअली अगर हम इसमें किसी चम्मच से मारेंगे तो इनसे छन सी आवाज़ आती है, छन सी एक रिंगिंग सी साउंड आती है। ये जो साउंड है हर मेटल में आती है। अगर हम देखें कुछ मेटल्स को छोड़ के जो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होती है, जैसे हम मर्क्यूरी को देखें, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है इस छन की आवाज़ आने का। तो जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं, आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, ये एक्चुअली छन सी आवाज़ आती है इनमें। अगर हम कुछ पतली सी चीज़ से मारे तो इस जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिंगिंग साउंड निकलता है, उसे सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक लाइन में कहें, जो एक्टिविटी जो मेटल्स में होती है, अगर वो हार्ड हो, अगर वो लस्टरस हो, लस्टरस मतलब चमकीला, मेलेबल हो, अगर हम ठोक पीट के उसे किसी भी साइज़ में ले आएँ, डक्टेबल हो, अगर वो वायर बनाने लायक हो, सोनरस हो मतलब जो छन सी आवाज़ आती है मारने में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वो मेटल है। तो ये एक लाइन में डेफिनेशन अगर हम देखें, अगर पूरे इस चैप्टर का सार देखें तो इसी एक लाइन में है, बट हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, इसी का अपोजिट अगर हम देख लें कि उसे अगर हम किसी चीज़ से मारेंगे तो वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, डक्टेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसको गुड कंडक्ट नहीं करते हैं, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब कुछ जो मेटल हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, जो एक्चुअली में मेटल की कैटेगरी में आते हैं, बट उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉर्मल मेटल से अलग होती हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें,
ये एक्चुअली सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, तो इनकी एक हार्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं होती इसमें, तो इसे हम काट सकते हैं चाकू से। दूसरा एक होता है जो मर्क्यूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये भी हार्ड वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ ऐसे और जो मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं, बट हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ बेसिक जानकारी ही होगी। आगे हम जो स्टैंडर्ड बुक होगी या 12th साइंस की एनसीईआरटी है उसमें भी कुछ मटेरियल्स के बारे में है, तो उसमें पढ़ेंगे। अब जो केमिकल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जैसा हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन और नमी, अगर हम वाटर देखें तो आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है। उसका एक छोटा सा केमिकल फार्मूला दिया हुआ है कि आयरन है जो Fe है, उसको ऑक्सीजन और वाटर बहुत लंबे समय तक दिया जाए। ये बहुत शॉर्ट पीरियड में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बहुत लंबे समय में होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस हो, नहीं ये एक्चुअली दूसरा है। ये यहाँ पे हमें जंग लगा हुआ आयरन मिलेगा। केमिकल फार्मूलाज के बारे में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हमें कहीं भी केमिकल फार्मूला और कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से लोहे में जंग लगता है। तो ऑक्सीजन और वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो आयरन में जंग लग जाएगा। आपने कॉपर देखा होगा, जो एसी में जो अंदर अगर हम देखें एसी के अंदर जो पाइप होते हैं वो कॉपर के होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन फ्लो करता है, तो कंडेंसर के थ्रू हम ऐसे फ्लो कराते हैं, तो उसमें कभी कभी हम देखेंगे ग्रीनिश सा पैच बन जाता है। बहुत लंबे समय बाद अगर एसी को खोलते हैं तो उसमें ग्रीनिश पैच होता है, वो एक्चुअली जो रस्ट होता है। अगर हम देखें एक जो जो एसी का एग्जांपल छोड़ दीजिए, एक लोटा अगर हम देखें, कई बार हम देखते हैं कि तांबे के जो ओरिजिनल तांबे के लोटे होते हैं उसमें ग्रीनिश पैच बन जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मॉइस्ट एयर हो और ऑक्सीजन हो तो इसमें जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट तैयार होता है। ये एक्चुअली इसका रस्टिंग का प्रोसेस है। ये भी जो आयरन में रस्ट होता है उसी तरीके से जो कॉपर होता है उसमें भी रस्ट लगता है। आप कभी किसी तांबे के लोटे पे अगर ग्रीनिश पैच देखते हैं तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि ये रस्टिंग प्रोसेस है, कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। तो इतना एक्टिविटी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अब अगर हम देखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो एक्चुअली एक पोल्यूटेंट है, जो फॉसिल फ्यूल और उसके कंबंशन से निकलता है, तो ये पानी से मिलकर सल्फ़र एसिड बनाता है, सल्फरस एसिड। तो अगर हम वो ताजमहल का एग्जांपल देखें प्रीवियस चैप्टर में, तो ताजमहल में जो येलोइश जो अभी पैचेस दिख रहे हैं वो इसी की वजह से है। ये जो एसिड रेन की प्रोसेस होती है एक्चुअली, ये पानी से जो एटमॉस्फेरिक वाटर है उसमें मिल के सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिड रेन करता है। ये भी केमिकल फार्मूलास ये सब देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, ओवर रिएक्टिव होता है। वो हवा से ही रिएक्ट करने लगता है, हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है या पानी से रिएक्ट करने लगता है, और तुरंत एकदम बहुत ज़्यादा हीट से ये जलने भी लग सकता है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे जो जादूगर होते हैं वो कागज़ फाड़ देंगे, थोड़े से ऐसे फैला देते हैं और उसमें थोड़ा सा सोडियम मेटल मिला देंगे, मतलब जल्दी से मिला के, और तुरंत इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो आग सी लग जाती है। तो वो जादू दिखाते हैं कि देखिए मैंने पानी से आग लगा दी। तो एक सिंपल साइंस है ये, और कुछ नहीं है। जितने भी जादूगर हैं वो बहुत बेसिक साइंस का इस्तेमाल करते हैं अपने जादू परफॉर्म करने के लिए। तो ये साइंस की बात हो गई, तो ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और आग लग जाती है, वो तो बता दी। अब जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल पानी के साथ, जैसे प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई, ये सब कहाँ रिएक्ट करती हैं, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। इस चैप्टर में उतनी ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल काम का नहीं। अभी देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो एसिड्स हैं, एक्चुअली एसिड का रिएक्शन बताया हुआ है मेटल और नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो एक्चुअली एसिड के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती। जनरली लिखा हुआ है, मतलब कुछ कुछ जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं, बट जनरली नहीं करते हैं। हमें जनरल पर्सपेक्टिव देखना है तो नहीं करते हैं। बट जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं।
वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है तो वो उसे थोड़ा सा अगर हम हीट दें तो वो पॉप की आवाज़ करके जल जाता है, बस वही लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वही लिखा हुआ है, हमें एकदम डीप में नहीं जाना है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में दो मेटल को डाल देते हैं तो एक मेटल अगर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक्चुअली कॉपर को अगर जिंक ग्रैनुअल से मिला दें, दोनों मेटल हैं कॉपर और जिंक, तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स से उसको श्रेड करना शुरू कर देगा, मतलब उसे डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हम जनरली देखें, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो उसमें से एक छोटे छोटे से श्रेड करने लगेगा, तो एक छोटा सा कॉपर का रेड मास है कॉपर के, वो डिपॉजिट होने लगेंगे बॉटम पे। तो जो सार है इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो जो हैवी जो ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है, मटेरियल बोलो कि मेटल, वो दूसरे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उसे डिस्प्लेस कर सकते, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकते। यही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक फंडा होना चाहिए दिमाग में कि क्या होता है। अब मेटल और नॉन मेटल के यूज़ क्या हैं, देखिए जो मेटल्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है उनका क्या इस्तेमाल है। जहाँ हमें सख्ती मजबूती की ज़रूरत है वहाँ मेटल्स इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अब नॉन मेटल्स हैं एक्चुअली उनका क्या इस्तेमाल है, हम जो सांस लेते हैं वो हवा, ऑक्सीजन, वो नॉन मेटल है। जो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं हम, पोटैश नाइट्रोजन वगैरह है, वो नॉन मेटल है। जो वाटर प्योरीफिकेशन की प्रोसेस है उसमें हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, जो हमारे वॉन्ड हैं, जो घाव है उसको भरने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो नॉन मेटल है। जो क्रैकर्स हैं, मतलब जो पटाखे वगैरह हैं, उसमें जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए भाई लोग, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करिए, तब हम फ्री कंटेंट बनाते रहें। चलिए नमस्कार, अब आगे वाले चैप्टर में चलते हैं। हेलो भाइयों, आपका स्वागत है विषय में। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, क्लास 8th की एनसीईआरटी का। बहुत बढ़िया गाना बजा रहा है भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो पेट्रोलियम और कोल, इस चैप्टर में हम दो नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली फ्यूल है हमारे लिए। पिछले चैप्टर में हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिस्टिंक्शन देखा था। इस चैप्टर में हम एक्चुअली जो हमारे रिसोर्सेस हैं, पेट्रोलियम और जो एनर्जी रिसोर्सेस हम बोल सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब दो बहुत ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट हो गई और हवा हो गई, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। सनलाइट तो खैर जब तक सूरज रहेगा तब तक हमेशा ये जो सनलाइट है वो हमेशा मिलती रहेगी, जो करोड़ों साल तक रहेगा। हवा, ये हमेशा हमारे बीच में बहती रहेगी, जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा वहाँ हवा चलती रहेगी। तो ये एग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरे जो रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्टेबल है, एक्चुअल में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। तो चलिए देखते हैं, अब कोल के बारे में देखते हैं। कोल जो होता है एक्चुअली स्टोन होता है, एक पत्थर होता है हार्ड, इस तरीके का जो कोयला दिखता है। जो शुरुआत में जो इंजन बनते थे, जो इंसान ने जब इंजन बनाना शुरू किया था तो कोल को उसके फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज तो जो इंजन है वो हाई स्पीड जो इंजन होते हैं वो बिजली से चलने वाले होते हैं। तो अल्टीमेटली जो बिजली होती है वो भी थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। जो मैक्सिमम इंडिया में जो बिजली बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से ही बनती है, जिसमें फ्यूल एज अ फ्यूल कोयला इस्तेमाल होता है। तो कोल ऐसे हम
आज यूज़ करते हैं। कुछ अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो कोल को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बट आज जो गैस सिलेंडर्स हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। घर तक पाइपलाइन आती है, जो हमारे नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है उससे हम खाना बनाते हैं। तो हाउस होल्ड इस्तेमाल के लिए जो कोयले का इस्तेमाल है आजकल वो ख़त्म हो चुका है। तो जो कोयला आज जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्चुअली पावर जनरेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कोयला है वो एक्चुअली बना कैसे है, जो अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो आज से 300 मिलियन ईयर एगो, मिलियंस मतलब 10 लाख, मतलब ये 300 लाख साल पहले जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, डेंस मतलब बहुत घने जंगल, जो लकड़ी जो उस समय डेंस फॉरेस्ट था वो एक्चुअली धीरे धीरे ज़मीन के नीचे दब गया नेचुरल प्रोसेस से। अर्थक्वेक आए होंगे, जो टेक्टोनिक प्लेट खिसकती है तो ये जो पूरा अर्थ का जो एक सरफेस है वो दूसरे सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ती गई, जो डेंस फॉरेस्ट है वो नीचे दबते गए। तो इस तरीके से जो डेंस फॉरेस्ट है, अगर हम ऊपर लेयर बन रही है, जो सदियों से जो प्रोसेस होती जा रही है, जो डेंस फॉरेस्ट है वो नीचे दबते गए। तो जितना ये नीचे जाते जाएंगे, आज के टाइम पे अगर मान लीजिए जो ये सरफेस है अगर अर्थ का, डेंस फॉरेस्ट इतना नीचे है उस समय के जो पहले के दबे हुए हैं, तो ये प्रेशर जो प्रेशर होता है, जो अर्थ का प्रेशर है वो इसको दबाता है, और नीचे की जो गर्मी है, नीचे से जो हीट निकल रही है वो इसे तपा देती है। तो इसे एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी से ये पूरी तरीके से जल भी नहीं पाता। तो ये जो लकड़ी है, जो डेंस फॉरेस्ट का जो नीचे का हिस्सा जो दब चुका है, वो एक्चुअली हाई टेम्परेचर से और हाई प्रेशर से कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम आसान भाषा में देखें तो कोयला बनने की प्रोसेस यही है। अब जो फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन देखें तो ये बहुत आसान है कि फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। जो अगर हम लकड़ी देखें, लकड़ी हो गए जंगल की लकड़ी, या फिर डेड जो प्लांट, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनसे जो फ्यूल हमें आज के समय मिलता है, करोड़ों साल पहले जो दबे हुए हैं उनसे जो फ्यूल हमें जो मिलता है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। इस तरीके से कोल माइंस है, अगर हम देखेंगे तो कई जगह कोल माइंस ओपन होती हैं, कुछ अंडरग्राउंड होती हैं। अगर हम देखें तो दो टाइप की कोल माइंस होती हैं। तो एक होती है जो नॉर्मल सुरंग बना के, एक अगर ये अर्थ है तो इसके नीचे सुरंग बना के नीचे जहाँ कोल का डिपॉज़िट होगा, मान लीजिए कोल डिपॉज़िट है, तो यहाँ सुरंग बना के इक्विपमेंट्स नीचे भेजे जाते हैं और यहाँ खुदाई करके इसी सुरंग से वापस ऊपर भेजे जाते हैं। तो ये जो पुराना तरीका था, इस तरीके से यहाँ पे कोल माइंस जो काम करती थी। एक और तरीका जो अभी, जहाँ कोल डिपॉज़िट अर्थ के सरफेस पे मिल जाता है, जो अगर ऊपर ही हो, मान लीजिए कोल डिपॉज़िट है, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, यहाँ सुरंग बनाने के बजाय इस पूरी धरती को खोद देते हैं। तो ये जो मिट्टी है यहाँ ऊपर करके पूरा कोयले का डिपॉज़िट हमें एक्सपोज हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ से वो बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये ओपन कास्ट बन जाती है एक तरीके से। ओपन कास्ट ऐसी होगी, अगर हम देखें प्रॉपर्ली डायग्राम से, तो ओपन कास्ट एक पूरा एक डिप्रेशन होता है लैंड में, जिससे हमें जो कोल का डिपॉज़िट है वो ओपन मिल जाता है, फिर यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके ऊपर ले जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप की कोल माइंस होती हैं। अब जो कोल होता है वो एक्चुअली कार्बन का ही फॉर्म होता है। ये कार्बन बेस्ड एलिमेंट होते हैं, मतलब कार्बन बेस्ड जो फॉसिल्स हैं उसी से बनते हैं। तो ये अगर ये जलाए जाएँ, इन्हें अगर हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली बर्न करते हैं इसे, तो जलने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। तो ये थोड़ी सी गलत बात है एक्चुअली। जो फॉसिल फ्यूल हैं ये बहुत एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो कोल भी वैसा ही एक प्रोडक्ट है। अब कोल से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस, इस तरीके से ये जो यूज़फुल चीज़ें बनती है। अब ये कोक क्या चीज़ है? कोक जो होता है वो जो सख्त होता है और पोरस होता है, मतलब उसमें छेद होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस मतलब जो कोल से ही बनता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। मतलब अगर हम हीरे से पहले देखें, जो अगर हम 99% जो हीरा होता है वो कार्बन का होता है। अगर हम किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है, तो हम हीरा बोलेंगे, बट इसमें ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म बोला है। तो
कार्बन जो कोयला है, कोयले से ज़्यादा अच्छा, जो उससे अच्छे फॉर्म का जो कोयला होता है उसे कोक कहते हैं। कोक का इस्तेमाल एक्चुअली मेटल के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर हम स्टील की बात करें तो जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर जो रॉ मटेरियल होता है मेटल बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए, उसको हम कोक्स के साथ बहुत हाई टेम्परेचर में जलाते हैं तो हमें स्टील मिलता है। अगर हम कोल टार की बात करें तो इस तरीके से लिक्विड फॉर्म होता है। ये कई सब्सटेंस का मिक्सचर होता है एक्चुअली। अबाउट 200 सब्सटेंस होते हैं, बहुत अनप्लेजेंट सब्सटेंस होते हैं, उनसे बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो 200 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे हम याद रखना है कि कोल टार बनाने के लिए 200 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। अब इससे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पेंट हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गए, जैसे वो फिल्म रोल आती है उस तरीके से। पुराने ज़माने में जो रोल आते थे, अब तो डिजिटल हो गया, उसके लिए परफ्यूम्स हो गए, सिंथेटिक डाई जो इंक होती है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से कोल टार का इस्तेमाल बहुत तरीके के लिए होता है। अब जो कोल गैस है वो भी कोल से ही मिलती है। अब जो कोल गैस है वो एक्चुअली जब हम कोल से कोक बनाते हैं, जो कोक है, इस प्रोसेस में हमें कुछ गैस मिलती है, उसे हम कोल गैस कहते हैं। तो कोल गैस भी काम की चीज़ है, इससे हम बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले हम 1810 में जो गैस है कोल गैस, इसे स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ ज़्यादा ख़ास जानकारी नहीं है, फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोल गैस है वो एक्चुअली कोल से कोक बनाने की प्रोसेस में बनती है। अब जो दूसरा फॉसिल फ्यूल है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक्चुअली अगर हम जनरली बात करें, अगर सीधे शब्दों में बात करें तो जो सी ऑर्गेनिज़म्स हैं, मतलब जो मछलियां हैं या फिर और अलग अलग तरीके के जो समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं, वही एक्चुअली दब दब के एक लेयर बाय लेयर चढ़ती गई उनके ऊपर, और वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अगर हम इसमें देखें क्या होता है कि अगर हम एक मान लीजिए एक बहुत मिलियन ईयर एगो ये एक समंदर का तल हो और इसमें कुछ मछलियाँ तैर रही हैं। मान लीजिए बहुत बड़ी वेल है या फिर कुछ और भी बड़ी वेल, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, बस समझाने के लिए, ये तैर रही हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अर्थ का, जो मिलियंस ऑफ ईयर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कई जगह कहते हैं कि जो आज का सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, वो कई समंदर हुआ करता था। तो बाय टाइम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं अर्थ में। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में मछलियाँ अर्थ जो उनका समंदर का तल था वहीं जमा हो गई बहुत सारी। मान लीजिए यहाँ अचानक से पानी ख़त्म हो जाए तो मछलियाँ सारी दब जाएंगी। फिर इनके ऊपर लेयर बाय लेयर जो सैंड है या मिट्टी है या पत्थर है वो जमा होते जाएंगे। तो वो धीरे 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 जमा होते गए। तो ये ऊपर से हाई प्रेशर, नीचे से गर्मी, सेम, ये जो मछलियाँ हैं वो धीरे 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 करके वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। तो अगर आज के समय देखें, जो हम अगर जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, जो ये है, जैसे देखिए ये रॉक है, ये पत्थर है, और जो उस समय अगर मान के देखिए उस समय यहाँ पे जो मछलियाँ थी वो दबी हुई थी। तो मछलियाँ जो दबी हैं, नीचे से हीट आ रही है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो गए इसमें पेट्रोलियम में। तो आज के समय अगर हम देखें, हम जो ऑयल रिफाइनरीज या जो एक्सट्रैक्शन जो साइट होती है वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये रॉक है, यहाँ से जब ये एक्चुअली पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे गैस कैसे है या नहीं है या फिर ऑयल है या नहीं। जैसे इंसान को पता चल जाता है तो वो ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। ड्रिलिंग करके बहुत लंबे पाइप होते हैं, एक्चुअली किलोमीटर्स में होते हैं, इतना आसान नहीं होता है ये। तो यहाँ क्या करते हैं, ये लोग पाइप बिछा देते हैं जहाँ इन्हें ऑयल मिलता है। मान लीजिए पानी है, पानी भारी होता है, अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल पानी से हल्का होता है तो वो ऊपर तैरता है, नीचे पानी है, तो यहाँ एक ऑयल की लेयर है। इस ऑयल तक पाइप को पहुँचा के यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और
जो गैस है, अगर नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस भी इसी लेयर में ही होती है। जो यहाँ पे डिप्रेशन होगा, छोटी सी गैप होती है, वहीं पे नेचुरल गैस जमा हो जाती है। तो नेचुरल गैस के लिए एक अलग पाइप डाली जाती है, इस तरीके से नेचुरल गैस निकाल लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब जो ये रॉ यहाँ पे ऑयल बचा हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रॉ ऑयल है एक्चुअल में ये बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन होता है। बहुत सारी चीज़ों का मतलब जो पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स हो गए, कुछ पैराफिक्सिन वैक्स है, जिसे हम अगर सिंपल इजी भाषा में कहें तो डामर जिसे कहते हैं, वो टार जो होता है, वो इस तरीके से सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। अब रिफाइनरीज़ में क्या किया जाता है, अब रिफाइनरीज़ में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, सारी सब्सटेंस अलग अलग किए जाते हैं। रिफाइनरीज़ में और कुछ नहीं किया जाता। जो क्रूड ऑयल होता है, अगर हम बहुत आसान में भाषा में कहें, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल। ये यहाँ पे जो जमा है ये कच्चा तेल होता है। जो क्रूड ऑयल हम सुनते हैं न्यूज़ में, वो यही होता है। यहाँ से निकाल के रिफाइनरी में इसको सेपरेट कर दिया जाता है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब अलग अलग किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रोसेस नहीं होती, मतलब ऐसा लगेगा बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बस इसे टैंक में डाल देते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक में डाल देते हैं जो क्रूड ऑयल होता है। अब ये अलग अलग लेयर बन जाती हैं। इसमें यहाँ पे टार जमा हो जाएगा सबसे नीचे, फिर इसके ऊपर मान लीजिए डीजल जमा हो जाता है, थोड़ा सा भारी होता है, फिर इसके ऊपर पेट्रोल, फिर केरोसिन, इस तरीके से लेयर बाय लेयर जमा हो जाती है। फिर इस लेयर को हम धीरे धीरे निकाल लेते हैं। रिफाइनरीज में ऐसा कुछ खास काम नहीं होता, बस यही होता है। अब जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, हम देखें पॉलीथीन हो गया, मैन मेड प्लास्टिक्स हो गए, हाइड्रोजन गैस एक्चुअली नेचुरल गैस से बनती है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इनका जो बेस मटेरियल होता है, यही जो क्रूड ऑयल होता है, इसी में से निकाला जाता है। जो पैराफिन वैक्स है, इसी में से इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही एक जो कंपोनेंट है पेट्रोकेमिकल, उसी में से बनाए जाते हैं। तो इसे पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस कहते हैं। इतना कुछ खास डिटेल नहीं है। अब जो नेचुरल गैस है जो यहाँ हमें मिली है, यहाँ पे जो नेचुरल गैस बनी हुई थी, तो वो जो नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल हम सीएनजी में करते हैं। पेट्रोलियम के अगर कंपेयर में हम देखें तो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना आसान है, पाइपलाइन से सीधा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ये बहुत कम पोल्यूशन भी करती है एज़ कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल। तो बहुत अच्छी चीज़ है नेचुरल गैस। अब जो हम देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। ये कई सदियों के बाद बहुत लंबी नेचुरल प्रोसेस से मिला हुआ है हमें। जैसे हम देखते हैं कि जो समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं, बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से पेट्रोकेमिकल में कन्वर्ट हो गए। और जो हमारा कोल है वो भी सदियों पुरानी प्रोसेस से बना है। तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। इसीलिए हम ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको जलाने से CO2 और इस तरीके की बहुत ख़तरनाक गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो इसीलिए ये जो रिसोर्सेस हैं ये तो हमें बचाना तो है ही है, बट इनका लिमिटेड इस्तेमाल भी करना है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जैसे सोलार हो गई, विंड हो गई, और जो डैम्स हो गए जिससे हम वाटर फ्लो की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी एनर्जी में, तो इस तरह के रिसोर्सेस हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे, जो करंट अफेयर में चलता है उसे भी देखेंगे। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए साथियों, हमें लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल हम आगे कंटेंट बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नमस्कार।